नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हम बात करेंगे अपना चैप्टर नंबर जो 6 है उसको लेके अपन बात करेंगे। कक्षा 12वीं का ये पार्ट रहेगा और विषय जो अपना रहेगा वो यहाँ पर रहने वाला है हिंदी साहित्य का, क्योंकि साहित्य के अपने जो पार्ट हैं वो सप्ताह में जो है 1 या 2 पार्ट आपको करवाए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से ही अपना जो है वो टॉपिक चलने वाला है। तो आगे देखिएगा, यहाँ पर अपनी जो पुस्तिका रहने वाली है वो रहने वाली है अंतरा भाग 2, और इसी में जो है अपन काव्य खंड को लेके जो है अपनी बात चल रही है। गद्य खंड को भी आपको पूरा का पूरा करवाया जाएगा, शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको जो है पूरा का पूरा करवाया जाएगा। और इसके कवि जो रहते हैं वो रहते हैं रघुवीर सहाय हैं, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करेंगे कवि परिचय को लेके। सबसे पहले रघुवीर सहाय का जो जीवन परिचय है उसको लेके अपन बात करेंगे, क्योंकि अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो सीबीएसई में भी जो है आपको पता होगा, सीबीएसई में भी लेखक परिचय से संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और मैं बात करूं आरबीएसई की, तो आरबीएसई में भी जो है इस प्रकार के जो सवाल हैं वो पूछे जाते हैं। कवि परिचय को लेके एक प्रश्न आता है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं कवि परिचय से। देखिए, रघुवीर सहाय का जो जन्म है वो 1929 ईस्वी को लखनऊ उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। याद रखना है 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश रहेगा। निधन इनका 1990 ईस्वी को हो जाता है। तो ज़्यादा कुछ याद नहीं करना, ये 9 जो है वो इधर ले आना है और 2 की जगह क्या कर देना है, 0 कर देना है, ठीक है। तो 1929 में जन्म होता है और 1990 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे इनकी बात करूँ तो इनकी संपूर्ण शिक्षा जो है वो लखनऊ में ही होती है, लखनऊ में ही सारी शिक्षा इनकी पूर्ण होती है। 1951 ईस्वी में इन्होंने जो है इंग्लिश से जो लिटरेचर था उसमें इन्होंने एमए किया है, इंग्लिश साहित्य जो है उसमें एमए किया है इन्होंने। सबसे बड़ी डिग्री इन्होंने यही हासिल की थी। और रघुवीर सहाय अगर पैसे से बात की जाए तो ये थे पत्रकार थे, तो पत्रकार रहे हैं, ये व्यवसाय इनका जो है पत्रकारिता का रहा है। आगे बात करें तो ये प्रारंभ में इन्होंने जो है प्रतीक नामक जो पत्रिका है इनकी, उसमें इन्होंने सहायक संपादक के रूप में भी कार्य किया है। आगे देखिएगा, प्रतीक पत्रिका याद रखनी है भाई, ठीक है। इसके बाद भी इन्होंने जो है आकाशवाणी में भी समाचार विभाग जो है उसमें इन्होंने काम किया है। और कुछ समय तक वे हैदराबाद से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका थी जिसका नाम था कल्पना, ठीक है, तो उसमें भी संपादन कार्य इन्होंने किया है। देखिए 2-3 शब्द इसमें याद रखने हैं। एक तो प्रतीक जो समाचार पत्र है या प्रतीक पत्रिका जो है उसमें इन्होंने काम किया है। दूसरा इसको जो है आकाशवाणी में भी काम किया है, आकाशवाणी याद रखना है, ठीक है। और तीसरी बात करें तो हैदराबाद से एक पत्रिका प्रकाशित होती है जिसका नाम है कल्पना, ठीक है, तो इसमें भी इन्होंने जो है संपादन का कार्य किया है। 1971 से लेकर 1982 तक प्रसिद्ध एक पत्रिका रही है जिसका नाम है दीनमान। तो दीनमान पत्रिका का संपादन, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। तो दीनमान पत्रिका का जो संपादन है वो इन्होंने किया है 1971 से लेकर 1982 ईस्वी तक। लगभग मैं बात करूँ तो 11 वर्षों तक इन्होंने इसमें काम किया है। चलिए आगे बात करते हैं। रघुवीर सहाय की प्रमुख रूप से नई कविता के ये कवि रहे हैं। नई कविता का आंदोलन जो है वो 1951 से प्रारंभ होता है और इनकी कुछ कविताएं जो है वो अज्ञे द्वारा संपादित जो था दूसरा सप्तक जो है उसमें भी इनकी जो है कविताएं आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और रघुवीर सहाय ने काव्य रचना में अपनी पत्रकारिता की जो दृष्टि है उसका सृजनात्मक रूप आपको देखने को मिलेगा। और इन्होंने अपनी रचनाओं में जो है अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, उससे बचने का प्रयास इन्होंने किया है। और भयाक्रांत यानी भय से ग्रसित अनुभव की आवेग रहित, आवेग का मतलब तीव्रता नहीं होती उसमें, रहित मतलब रहित होता है, अभिव्यक्ति उसकी कविता की प्रमुख विशेषता भी रही है। जीवन के अनुभवों की अभिव्यक्ति के लिए वे कविता की संरचना में कथा और वृत्तांत का उपयोग भी करते रहे हैं। याद रखना है कथा और वृत्तांत का उपयोग। प्रमुख रचनाओं में याद रखना है सीढ़ियों में धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं। ये 4 कविताएं, ये रचनाएं जो है वो आपको याद रखनी है। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं, ठीक है। सीढ़ियों में धूप में खड़े रहोगे तो आत्महत्या के विरुद्ध आपको जाना ही पड़ेगा और लोग आपको देखकर क्या करेंगे, हंसेंगे और थोड़े दिनों बाद में आपको भूल भी जाएंगे, ठीक है। याद रहे, हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे हम बात करें तो इनकी संपूर्ण रचनाएं आपको रघुवीर सहाय रचनावली के नाम से आपको 6 किताबें मिल जाएंगी, 6 खंडों में ये प्रकाशित है। और लोग भूल गए हैं इनकी जो रचना है उस पर इनको काव्य संग्रह जो इनका रहेगा उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए अभी हम जिस कविता को लेकर बात करने वाले हैं उस कविता का नाम है वसंत आया है। तो वसंत आया ये अपनी कविता रहेगी। तो देखिए इस कविता का जो परिचय है वो सबसे पहले अपन कर लेते हैं। कवि परिचय अपना हो चुका है, ठीक है। तो इसके बाद में अपन जो अपना कविता का परिचय है उसको लेकर अपन बात कर रहे हैं। देखिए तो वसंत आया कविता क्या कहती है, देखिए मूल अगर आपको पढ़ना है
जब आप तैयारी करते हैं, किसी भी क्लास की आप तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते हैं, तो उसमें मुख्य बात जो होती है वो अपने परिचय में आ जाती है, और वही परिचय यहाँ पर भी आपको करवाया जा रहा है। बढ़िया ढंग से इसको तैयार करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कविता कहती है कि आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट रहा है, बिल्कुल टूट रहा है। हम प्रकृति से जुड़ाव ही नहीं रखते हैं, और वसंत ऋतु का आना अब अनुभव कराने के बजाय कैलेंडर से जान पड़ता है। पहले के लोग क्या होते थे, वसंत ऋतु आती थी तो उसका मतलब मौसम को देखकर अनुमान लगा लेते थे कि वसंत ऋतु आ गई है। लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल तो कैलेंडर में देखकर पता चलता है कि वसंत ऋतु आई है, अन्यथा पता ही नहीं रहता। और ऋतु में परिवर्तन पहले की तरह ही संभवतः घटित होते रहते हैं। बिल्कुल ऋतुओं में जो परिवर्तन पहले हुआ करते थे वो वर्तमान में भी हो रहे हैं, लेकिन आपने जिया कन बेरोई को नहीं कि क्या होना परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि आधो टाइम तो आप मोबाइल में बर्बाद करा। ठीक है, आगे देखिए, पत्ते झड़ते हैं, पहले की तरह अब भी झड़ते हैं, लेकिन आजकल वाले जो झड़ते हैं ना उनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता। झड़ते हैं तो उठा के फेंक देते हैं, कचरा है, खुद भी नहीं उठाते, उठाने वालों को लेके आते हैं। कोपलें आजकल भी फूटती हैं, हवा बहती है, आजकल भी बहती है, और ढाक के जंगल जो हैं वो जलते भी हैं, दहकते भी हैं, यानी उनमें पीलापन भी आता है। और कोमल भ्रमर जो होते हैं वो अपनी मस्ती में झूमते भी रहते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें अपने को नहीं नज़र आती, क्योंकि हम प्रकृति से दूर जो कृत्रिम संसाधन है उनकी तरफ हमारा झुकाव ज़्यादा हो गया है, और उनकी तरफ झुकाव ज़्यादा होने के कारण हुआ यह है कि भाई उनकी तरफ अपना ध्यान जाता ही नहीं है, और ध्यान अपना सारा का सारा कृत्रिम उपकरणों पर लगा रहता है। तो इन सब चीज़ों का हमें पता ही नहीं रहता, पर हमारी निगाह उन पर नहीं जाती है। बिल्कुल प्रकृति में जो परिवर्तन होते हैं उनकी तरफ तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं है, और हम निरपेक्ष बने रहते हैं, यानी हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं है, उन चीज़ों से हमें कोई मतलब नहीं है। वास्तव में कवि ने आज के मनुष्य की जो आधुनिक जीवन शैली है ना उस पर करारा व्यंग्य किया है, कड़ी चोट उन्होंने इस पर की है। और इस कविता की भाषा में जीवन की जो विडंबना है, जो एक जीवन का एक जो बड़ा दुर्भाग्य है वो छिपा हुआ है। अब दुर्भाग्य क्या है, दुर्भाग्य सबसे बड़ा यही है कि जो जीवन, जो वास्तविक जीवन है जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं, उनसे तो हम कोसों दूर हैं, और उनकी तरफ हम जा ही नहीं पा रहे हैं, और वो उन मतलब लगाव नहीं है उनके प्रति हमारा। और प्रकृति से अंतरंगता को व्यक्त करने के लिए कवि ने देशज यानी तद्भव शब्दों और क्रियाओं का भरपूर प्रयोग यहाँ पर किया है। अशोक मदन महीना है, पंचमी है, नंदनवन है जैसी परंपरा में रचे बसे जीवनानुभवों की भाषा ने इस कविता को आधुनिकता के सामने एक चुनौती की तरह खड़ा किया है। और कविता में बिंब और प्रतीकों का भी प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। अब बिंब क्या है भाई, बिंब क्या होते हैं देखो, अब अगर आपको कोई बात कही जाए और उस बात का चित्र आपके दिमाग में छप रहा है, भाई कोई बात आपको अगर कही जाती है उसका अगर आपके दिमाग में कोई फोटो बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो बिंब कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। प्रतीकों की मैं बात करूँ तो प्रतीकों में जैसे घर के प्रतीकों की बात करूँ तो अपना चूल्हा है, चूल्हा के अलावा अपने जैसे खेत की बात करें तो खेत पे जैसे हल है, कसियो है, गंडासी है, ये वो प्रतीक होते हैं। ठीक है, तो याद रह जाएगा। चलिए आगे हम बात करें, वसंत आया जो अपनी कविता है उसको लेके अपन बात करते हैं। हाँ, नीलीर, हरीर, पटीर कई बात की पट्टियाँ देखते हुए लिखान। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें। जैसे बहन दा कहती है, बसंत आया अपनी कविता रहेगी, और इसमें कविता की शुरुआत है कि जैसे बहन दा, कवि अपनी बहन को किस नाम से संबोधित करता है, दा के नाम से। ऐसे किसी बंगले के किसी तरु, तरु यानी पेड़, पेड़ भी किसका है, अशोक का पेड़ है, पर कोई चिड़िया कुकुई, भाई चिड़िया चहकी है कहाँ पर, अशोक के पेड़ पे। चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले। अब देखो हुआ ये है कि अशोक पेड़ है और उसके पत्ते झड़ गए हैं, पत्ते झड़कर सड़क के किनारे कोई लाल बजरी पड़ी हुई है, उस बजरी के ऊपर वो पड़ गए हैं, और उस पर जब पैर रखते हैं तो चुरमुराएंगे, वो आवाज़ उसकी आएगी, चिरमराहट से उठ सी है ना। और ऊंचे तरुवर से गिरे, ऊंचे ऊंचे तरुवर कहते हैं पेड़ को, ऊंचे पेड़ से गिर रहे हैं क्या, बड़े बड़े पियराए पत्ते। अब बड़ा बड़ा पत्ता है जो क्या प्रूफ पड़ रहा है, पेड़ पर पड़ रहा है। कोई 6 बजे की बात है, सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई, सुबह की बात है, सुबह 6 बजे की मॉर्निंग की, गर्म पानी से नहाई, गर्म पानी से नहाना। खिली हुई हवा आई, देखो हवा भी कैसी आ रही है, गरम गरम सी हवा आ रही है। जैसे सुबह कोई गर्म पानी से नहाया हो ना तो गर्म पूरा शरीर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो वैसे ही हवा क्या आ रही है, गर्म गर्म सी आ रही है। और फिरकी सी आई और फिरकी से लेने वाली चली गई, फिरकी के समान वो हवा आई और आके वापस से चली जाती है। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते क्या होता है, कल मैंने जाना कि वसंत आया, काल में रुपड़ियों के काया आगो वसंत आ गया। चलिए सबसे पहले प्रसंग को लेके बात करें। संदर्भ देखो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, संदर्भ बताने की आवश्यकता नहीं है। रघुवीर सहाय द्वारा रचित वसंत कविता से लिया गया है, वसंत आया कविता से लिया गया, यह इसका संदर्भ रहेगा। और अपनी पुस्तक जो रहेगी वो अंतरा भाग 2 रहेगी। ठीक है, इसमें कहीं पर दिक्कत नहीं है, इसलिए संदर्भ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ क्या बता रहा हूँ, प्रसंग बता रहा हूँ। प्रसंग में देखो ये जो पद दिया गया है यहाँ पर, वसंत ऋतु आने पर कोयल जब कूकने लगती है और पतझड़ ऋतु के कारण जब पत्ते झड़ने लगते हैं
और हवा में कुछ गर्मी सी महसूस होने लगती है ना, तो उस पद में वसंत ऋतु में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन जो है वो यहाँ पर कवि ने किया है कि वसंत ऋतु में जो है परिवर्तन क्या क्या परिवर्तन होते हैं और किस प्रकार होते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। चलिए आगे बात करें इसकी व्याख्या को लेके। तो देखिए कवि यहाँ पर कहता है कि जैसे मेरी बहन मधुर वाणी में मुझको किस नाम से पुकारती है, दा या दादा के नाम से बुलाती है। बुलाते हैं भाई, अपने बड़े जो भी भाई साहब हैं उनको दादा के नाम से ही बुलाते हैं, और दादा तो दादो खाई हैं, लेकिन बड़ा भाई ने भी के कहा दादा ही कहते हैं। ठीक उसी प्रकार किसी बंगले के बंगलो बनेडो है और अशोक के पेड़ पर कोई कोयल मधुर वाणी में अगर कूकने लगती है, मधुर वाणी में वो अगर गाने लगती है, तो सड़क के किनारे बनने लाल बजरी के रास्ते पर वृक्षों के जो पीले सूखे पत्ते हैं ना, वो पतझड़ ऋतु के कारण झड़कर नीचे गिर गए थे और पैरों तले कुचले जाने से वो चरमराने लगे थे। ये बात मैंने ऊपर वाले में पूरी समझा दी है आपको। सूखे पत्तों की तरह ये आवाज़ घोषणा कर रही है, क्या घोषणा कर रही है कि वसंत ऋतु आ गई है। और सुबह की हवा में अब ठंडक न होकर हल्की हल्की गर्माहट हो गई है, क्योंकि वसंत ऋतु का जो मौसम है वो मार्च महीने में आता है और मार्च महीने तक सर्दी लगभग ख़त्म हो ही जाती है, और वह उसी प्रकार लग रही है जैसे हवा गर्म पानी से नहा कर आई है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा न जो है ना वो गर्म गर्म पानी से नहा के आई है, और ये हवा थोड़ी देर के लिए आई और फिर फिरकी के समान घूमकर वहाँ से चली भी जाती है। और कल फुटपाथ पर चलते चलते मैंने ये जान लिया है कि वसंत ऋतु आ गई है, और उसी के कारण ये जो है प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं। इसमें अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और भी कोई समस्या हो तो आप मेरा जो ईमेल एड्रेस दिया गया है उस पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा पूरा का पूरा। चलिए आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, विशेष को लेके बात करते हैं। तो देखिए विशेष में देखिए क्या रहेगा। विशेष में यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार का प्रयोग है और मुक्त छंद है। छंद देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का छंद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होता है, जैसे यहाँ पर ये शब्द आया है। और देशज शब्दों का प्रयोग इसमें हुआ है, जैसे फिरकी से है। यहाँ पे बात करें तो चुरमुराए शब्द है, कुकुई है ना। तो ये शब्द रहते हैं अपने देशज शब्द। उपमा अलंकार का प्रयोग भी यहाँ पर हुआ है। तो कहाँ रह गया उपमा अलंकार वाला, ये रहा, फिरकी सी आई, फिरकी के समान आई है। चलिए आगे मैं बात करता हूँ अगले पद को लेके कि और यह कैलेंडर से मालूम हुआ था। किससे पता चला था? कैलेंडर से पता चला था कि वसंत ऋतु का आगमन हो गया है। अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। ये कैलेंडर से पता चला कि अमुक दिन अमुक बार को मदन महीने वसंत ऋतु जो है उसमें वसंत पंचमी जो है उस दिन आएगी। क्यों? क्योंकि दफ्तर में छुट्टी थी। ये प्रमाण था। प्रमाण रूप में यह था कि उस दिन क्या थी, वसंत पंचमी के दिन क्या थी, दफ्तर में ऑफिस में छुट्टी थी। और कविताएं पढ़ते पढ़ते रहने से ये पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं डाक के जंगल। और कविताओं में हमने पढ़ रखा था कि जब वसंत ऋतु आती है ना, तो ये जो ढाक के जंगल है ना, ढाक के जो जंगल हैं, आकड़ाला जगह जंगल हैं, वो क्या करेंगे, दहक दहक कर जलेंगे। और आम बोर आवेंगे, और आम पर क्या आएगी, मिजर आएगी, छोटे छोटे जो बोर हैं वो लगेंगे। रंग रस गंध से लदे 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 फंदे दूर के विदेश के वे वंदन वन होवेंगे यशस्वी। और दूर दूर से जो है सुगंधमय हवा आने लगेगी, और विदेशों से जो है नंदन वन में घूमने के लिए पक्षी भी वहाँ पर आएंगे। मधुमस्त पीक भोर आदि अपना अपना कर्तृत्व अभ्यास करके दिखाएंगे। मधुर वाणी में, मधुर स्वर में कोयल और जो भोरे हैं वो अपना कर्तृत्व जो है वो हमें दिखाएंगे। और यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि आज के नगण्य दिन जानूंगा। यानी ये जो दिन है मुझे ये पता नहीं था, ये दिन जो है वो मुझे इस प्रकार इस दिन का पता चलेगा कि कविताओं से इस दिन का पता चलेगा, कैलेंडर से इस दिन का पता चलेगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आ गई। इस प्रकार मुझे मालूम हुआ कि वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रसंगों को लेके। तो आज लोग प्रकृति से इतने दूर हो गए हैं कि ऋतु परिवर्तन अनुभव ही नहीं कर पाते, और इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, कैलेंडर देखना पड़ता है। चलिए व्याख्या को लेकर मैं बात करूँ तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि भले ही वसंत ऋतु आने पर पेड़ों से झड़ते हुए पीले पत्ते पैरों के नीचे चरमराने लगे हों, परंतु मुझे तो वसंत के आगमन की सूचना किससे मिली है भाई, कैलेंडर से मिली है। कैलेंडर से मुझे पता चला है कि वसंत ऋतु का आगमन हुआ है, और कैलेंडर से हमें ये पता था कि अमुक तिथि को वसंत पंचमी होगी, और उस दिन हमारे ऑफिस में क्या रहेगी, छुट्टी रहेगी। मुझे कैलेंडर से पता चला कि वसंत कब आएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मनुष्य का प्रकृति के साथ सानिध्य नहीं है, जुड़ाव ही नहीं है बिल्कुल, तो ऐसा ही होना है। आगे देखिएगा, कवि कहता है कि मैंने कभी वसंत के आगमन पर जंगल में खिले लाल लाल पलाश के फूलों को देखा ही नहीं। तो मुझे कैसे पता चला कि अगर वसंत के आगमन पर जंगल में जो लाल फूलों के कारण जो है ये जंगल जो है वो दहकने सा लग रहा है, दहकता सा लगता है, जलता सा ये
लगता है। और ये तो मैंने कविता में पढ़ा था कि ऐसा होता है। भाई कविता के माध्यम से मुझे पता चला कि ये जो जंगल हैं वो जलेंगे। कविताओं में मैंने पढ़ा कि वसंत के आगमन पर आम के बोर आता है और कोयल जो है वो कूकने लगती है। खिले हुए फूलों का रस चूसने के लिए क्या करते हैं, भ्रमर उसके चारों ओर मंडराने लगते हैं और उपवन फूलों से भ्रमरों से भर जाएंगे और वे नंदनवन की तरह मनमोहन भी लगेंगे, सुंदर भी लगने लग जाएंगे। मैंने ये भी जाना है कि इन सब की सूचना मुझे इन उपादानों से नहीं अपितु किससे पता चलेगी, कैलेंडर से। भाई प्रकृति सूचना देती है कि वसंत ऋतु आने वाली है, लेकिन फिर भी नहीं आती है। क्यों? तो पता नहीं चलता लोगों को, लोगों का उससे जुड़ाव नहीं है तो पता नहीं चलेगा, और पता नहीं चलेगा तो आपको क्या देखना पड़ेगा, कैलेंडर ही देखना पड़ेगा। छुट्टी होगी तो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अभी तक अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के पास में एक बेल आइकन का बटन भी दिया गया है, उसको भी आप ज़रूर दबाएं। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो वहां पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। और एक सूचना, हिंदी विषय के अलावा यहाँ पर मैं सबसे पहले ज्योग्राफी को लेकर भी चल रहा हूँ। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की ज्योग्राफी अगर आपको पढ़नी है तब आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री पढ़नी है कक्षा 6 से 12वीं के लिए तब भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। ठीक है, वीडियो धीरे धीरे अपलोड हो रहे हैं, एक साथ सारे वीडियोज़ में अपलोड कर भी नहीं पाऊँगा, और उसके लिए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे कि एक दिन में सारा काम नहीं होगा और हो भी नहीं सकता। एक अकेला व्यक्ति कहाँ तक मेहनत करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।